हाय गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल अभिषेक सर। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने एक ज्योग्राफी के चैप्टर के बारे में चर्चा की थी और आज हम फिर एक ज्योग्राफी के चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है अक्षांश तथा देशांतर। यानी अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी और इनके उपयोग जो है वो क्या है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इस हिसाब से लगभग गोलाकार है, पूर्णतः गोल नहीं है, लेकिन इस हिसाब से लगभग हम मान सकते हैं फुटबॉल का आकार है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस हिसाब से कुछ रेखाएं होती है। ये हमारा उत्तरी भाग होता है उत्तर, ये हमारा रहता है दक्षिण भाग, ये हमारा रहता है पूर्व और इधर रहता है हमारा पश्चिम। ये तो आपको क्लियर ही होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अभी जो इस हिसाब से जो रेखाएं होती है इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, उसके बाद कुछ इस हिसाब से भी रेखाएं होती है, देखा होगा आपने ग्लोब के अंदर। ये जो खड़ी रेखाएं होती है, जो ग्लोब का आकार है कुछ ऐसा ही होता है। ये जो खड़ी रेखाएं हैं इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये होती है अक्षांश रेखाएं और ये होती है देशांतर रेखाएं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ खास नहीं है कि ये हमारी जैसे पृथ्वी है तो ये जो बड़ी लाइन है इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और ये जो खड़ी लाइन है इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। हम आगे इसके अंदर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आगे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अक्षांश रेखाओं की। किसकी? अक्षांश रेखाएं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री पे क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर इसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पे रेखा है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। फिर जैसे हम क्या करते हैं, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का जैसे केंद्र है तो हम इसके साथ 1 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये 1 डिग्री का कोण बनाया और भूमध्य रेखा के समानांतर एक रेखा खींच दी, तो ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। ये क्या हो गया? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। रेखाओं के नामकरण इस हिसाब से हुए थे, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। 1 डिग्री का कोण बनाया और ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, तो ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये कोण हमने इसके साथ 2 डिग्री का बनाया और भूमध्य रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी, इस रेखा का नाम हो गया 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार फिर कोण बनाया, ये कोण बनाया 3 डिग्री का और इसके समानांतर रेखा खींची, इसका नाम हो गया 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी हिसाब से हम जो कोण बनाते चले जाएंगे और रेखाएं खींचते चले जाएंगे तो इस हिसाब से एक रेखा आती है यहाँ पे, एक रेखा आती है यहाँ पे जो 90 डिग्री पे आती है। कितने पे आती है? 90 डिग्री पे। तो ये हो गई आपकी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसको बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। क्लियर है? इसी हिसाब से नीचे की साइड, दक्षिण साइड में हम 1 डिग्री का कोण बनाए और एक समानांतर रेखा खींच दी, तो ये होगी 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 2 डिग्री का कोण बनाया, ये होगी 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस हिसाब से हम कोण बनाते जाएंगे, रेखा खींचते जाएंगे, तो यहाँ 90 डिग्री पे एक रेखा आएगी जिसका नाम देंगे दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, या इसको नाम दे सकते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ध्यान से देखना, ऊपर चलते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे चलते हैं तो दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद 2 चीजें आती है, एक तो अक्षांशों की संख्याएं, एक तो अक्षांशों की संख्याएं, अक्षांशों की
संख्या और एक है अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या। क्वेश्चन दो उठते हैं, एक अक्षांशों की संख्या, दूसरा अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो देखो यहां से हम नीचे की साइड चले थे तो कितने अक्षांश आए थे? 90। एक ऊपर की साइड चले थे तब भी 90 अक्षांश आए थे। 90 और 90 180 प्लस एक जो भूमध्य रेखा है वो अलग ही रह गई। तो कुल मिला के हमारे अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181, 181। जो हमारे अक्षांश है उनकी संख्या है 181। अक्षांशों की जो संख्या है वो है 181, ध्यान से देना। और अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है? देखो 90 डिग्री पे ये बिंदु है और 90 पे ये वाला बिंदु है। यहाँ पे कोई रेखा नहीं बन रही, इन दोनों बिंदुओं पे किसी भी प्रकार की कोई रेखा नहीं बन रही। रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है कि रेखाखंड कहते किसे हैं कि दो बिंदुओं से जब कोई रेखा मिलती है तो रेखाखंड कहलाता है। तो यहाँ पे तो सिंगल बिंदु है तो यहाँ कोई रेखाखंड नहीं बन रहा। तो 181 माइनस 2 यानी 179। 179 अक्षांश जो रेखाएं हैं, ध्यान से देखना, इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। अक्षांश जो रेखाएं हैं उनकी संख्या 179 है और अक्षांशों की जो संख्या है वो 181 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है दो अक्षांशों के मध्य दूरी। दो अक्षांशों के मध्य दूरी, या फिर हम कह सकते हैं 1 डिग्री अक्षांश का मान। 1 डिग्री अक्षांश का मान, दोनों एक ही चीजें हैं। 1 डिग्री अक्षांश या दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, यानी इस दूरी की बात कर रहे हैं। और ये दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी या 1 डिग्री अक्षांश का जो मान है वो होता है 111 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अक्षांशों के नाम दिए गए। कुछ अक्षांशों के नाम दिए गए जैसे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है। उसके बाद एक 66.5 डिग्री पे आती है आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आर्कटिक वृत्त आता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो आता है उस पे आता है आपका अंटार्कटिक वृत्त। तो उन कुछ रेखाओं के नाम है, हम उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, ये जो रेखाएं दी गई, जो अक्षांश दिए गए, इनमें कुछ अक्षांशों के नाम दिए गए थे। कुछ अक्षांशों के क्या दिए गए थे? नाम। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये एक आपकी 0 डिग्री लाइन है। ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, इसका नाम दिया गया था भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ध्यान से देखना, कुछ अक्षांशों के नाम दिए गए थे। 0 डिग्री जो अक्षांश था, 0 डिग्री अक्षांश जो था उसका नाम था भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर एक 23.5 डिग्री था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम दिया गया था कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, उसका नाम दिया गया था कर्क रेखा। जबकि नीचे की साइड यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम दिया गया था मकर रेखा। इसका नाम दिया गया था मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक था 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का जो नाम दिया गया था वो था आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और दक्षिणी अक्षांश का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था अंटार्कटिक वृत्त। ये 5 रेखाएं हो गई। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम था आर्कटिक वृत्त, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम था अंटार्कटिक वृत्त। फिर ये 90 डिग्री पे आ गया, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, जबकि ये वाला 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है।
इन चीजों को साथ साथ नोट करते रहना। 5 और 5 रेखाएं हो गई। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक व्रत है, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है अंटार्कटिक व्रत। उसके बाद ये जो अक्षांशों के नाम दिए थे, ये अक्षांश कौन सा अक्षांश किस महाद्वीप से गुजरता है, कौन सा अक्षांश से किस महाद्वीप से गुजरता है, इसके बारे में भी देखते हैं। कौन सा अक्षांश किस महाद्वीप से गुजरता है, उसके लिए सबसे पहले हम महाद्वीपों को क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एशिया महाद्वीप का। किसका आता है? एशिया महाद्वीप। नंबर 2 पे कौन सा आता है आपका? अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 2 पे आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 पे आता है आपका उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पे आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। नंबर 4 पे आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका। नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका, लेकिन हम अंटार्कटिका नहीं लिखेंगे। अंटार्कटिका क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर से कोई भी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है। तो 5 पे आ गया आपका फिर यूरोप, और नंबर 6 पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हमने 6 महाद्वीप लिख दिए। अब याद कैसे करेंगे? 6 महाद्वीप लिख दिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब इनमें से कौन से अक्षांश गुजरते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? ध्यान देना, 3 आम और 3 कवि। 3 आम और 3 कवि। आम 3 आम हो गए ना, 1 2 और 3। 3 आम लिए और लिख दिए। फिर हम लेते हैं 3 कवि। ये भी कवि और एक ये कवि। तो ये भी हमारे कितने कवि हो गए? 3। ये सिंपल सा फंडा है याद करने का, 3 आम और 3 कवि। अब देखो एशिया महाद्वीप से आ का मतलब बता देता हूं पहले क्या होता है। आर्कटिक वृत्त। आ का मतलब होता है आर्कटिक वृत्त। मैं का मतलब मकर रेखा। उसके बाद कै का मतलब करक रेखा, और बच गया आपका वी यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या फिर कह सकते हो भूमध्य रेखा। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के सामने आ, कै और वी तीनों शब्द आ रहे हैं। इसका मतलब एशिया महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त रेखा जाती है, करक रेखा जाती है और विषुवत रेखा जाती है। अफ्रीका से मकर, करक और विषुवत जाती है। उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक वृत्त प्लस करक रेखा। दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा। यूरोप से आर्कटिक वृत्त रेखा गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। और एक चीज याद रखना, जो अंटार्कटिका महाद्वीप था, अंटार्कटिका जो महाद्वीप था, इससे कोई भी रेखा नहीं गुजरती। क्लियर है यहां तक है? तो मेरे हिसाब से अक्षांश में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अक्षांश कौन सी रेखाएं होती हैं, कुछ अक्षांशों के नाम दिए गए थे, फिर कौन कौन से अक्षांश किस किस महाद्वीप से गुजरते हैं। अक्षांशों से रिलेटेड इतनी ही चीजें थी। उसके बाद हम आते हैं देशांतर पे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं देशांतर की। अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ी थी? एक क्वेश्चन बनता है आपका कि अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ी थी और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी थी। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ी थी और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी थी? अक्षांश की जरूरत हमें किसी भी स्थान का पता करने के लिए, यानी स्थान को डिफाइन करने के लिए अक्षांश की जरूरत पड़ी थी। जबकि जो देशांतर की जरूरत है वो हमें समय के निर्धारण के लिए पड़ी थी। जो आज हम समय यूज करते हैं, जो हम टाइमलाइन यूज करते हैं, उसकी जरूरत हमें देशांतर, टाइमलाइन को डिफाइन करने के लिए हमें देशांतर की जरूरत पड़ी थी। और देशांतर का जो हमारे वैज्ञानिकों ने निर्माण किया था, जो इसको डिफाइन किया था, वो समय से रिलेटेड में किया था।
क्या हुआ था 22 अक्टूबर 1884 को, 22 अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। 22 अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। किस चीज को लेके कि जो टाइम की जो परिभाषा है, जो टाइम को डिफाइन करने का सिस्टम है, उसको क्लैरिफाई किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये जैसे पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है और पश्चिम भाग है। तो इन्होंने एक बीच में ऐसे एक रेखा खींची। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर नाम दिया। 0 डिग्री देशांतर नाम दिया। 0 डिग्री देशांतर नाम दिया। दिया कैसे? उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 अक्टूबर 1884 वॉशिंगटन डीसी में जो किया था, इसके अनुरूप उन्होंने इंग्लैंड में एक शाही खगोलशाला है। इंग्लैंड में एक शाही खगोलशाला है। किस जगह पे? ग्रीनविच नामक स्थान पे। ग्रीनविच नामक स्थान पे इंग्लैंड में एक पुरानी शाही खगोलशाला है जो ग्रीनविच नामक स्थान पे है। तो इन्होंने एक 0 डिग्री देशांतर का निर्माण किया। जो शाही खगोलशाला, जो इंग्लैंड की शाही खगोलशाला है, जो ग्रीनविच नामक स्थान पर है, वहां से गुजरती है। और इसका नाम भी इन्होंने रख दिया ग्रीनविच रेखा। नाम भी क्या रख दिया? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? इस हिसाब से रेखाओं का निर्माण किया। देखा होगा आपने ग्लोब में, ये जो रेखाएं हैं ये कहलाती है पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्व की साइड है, तो इनको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं। जबकि ये रेखाएं आपकी कहलाती है पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर रेखाएं। इसमें यहां कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखो, ये जो रेखाओं का निर्माण कैसे किया? प्रत्येक रेखा के बीच में 1-1 डिग्री का अंतर देके, प्रत्येक रेखा के बीच में 1-1 डिग्री का अंतर देके, और जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार लगभग फुटबॉल के जैसा है, यानी गोल है। तो उसके अंदर इन्होंने जब 1-1 डिग्री का अंतर देके रेखाओं का निर्माण किया, तो कुल कितनी रेखाएं रही, यानी कुल देशांतरों की संख्या कितनी आई? कुल देशांतर है 360। कुल जो देशांतर है वो कितने हैं? 360। कुल देशांतर है 360, ध्यान रखना। और कुल अक्षांश कितने थे? 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या थी 179 और कुल देशांतर की संख्या है 360। क्लियर है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर थी। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर थी, जबकि दो देशांतर के मध्य की दूरी, दो देशांतर के जो मध्य की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर। उसके बाद आगे देखो, देशांतर रेखाओं का जो निर्माण है वो किस लिए किया गया था? समय के निर्धारण के लिए। मान लो ये दो अक्षांश है, ये दो आपके अक्षांश है। दो अक्षांशों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? कटिबंध। ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो अक्षांशों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? कटिबंध। दो अक्षांशों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल कहलाता है कटिबंध, जबकि दो देशांतरों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, दो देशांतर रेखाओं के द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? गौर। GORE, गौर। दो देशांतर के द्वारा घिरा क्षेत्रफल गौर, जबकि दो अक्षांशों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल कटिबंध है। और ये जो उभयनिष्ठ भाग है, जो कॉमन क्षेत्र है, जो अक्षांश और देशांतर दोनों के द्वारा घिरा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। ऐसा क्षेत्र जो अक्षांश और देशांतर दोनों के द्वारा घिरा रहता है उसको कहते हैं ग्रिड। उसके बाद आपके लिए दो छोटे से क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपसे पूछा जा सकता है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, ये आपकी उत्तर दिशा,
ये आपकी दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये आपकी पश्चिम दिशा। ये भाग हो गया उत्तर पूर्वी, ये भाग हो गया उत्तर पश्चिम, और ये आपका हो गया दक्षिण पूर्वी, और ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम। इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध और उत्तर पश्चिम में गोलार्ध। भारत कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे ही हमारा देश है भारत स्थित है। तो कहने का मतलब भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर या जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर या फिर जो ग्रीनविच रेखा तथा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो क्षेत्र कहाँ स्थित है? जहां भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, वो क्षेत्र कहाँ स्थित है? वो क्षेत्र स्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ध्यान देना, जहां ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो क्षेत्र अटलांटिक महासागर में स्थित है, और भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है? उसके बाद आगे जैसे ये पृथ्वी है, ये अपने एक्स पे 23.5 डिग्री झुकी है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी का घूर्णन काल अपनी एक्स पे, पृथ्वी का अपनी एक्स पे घूर्णन काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। इसको हम लगभग अगर कहें तो 24 घंटे मान सकते हैं। लगभग हम कितना मान सकते हैं? 24 घंटे। ध्यान से देखना, समय का निर्धारण ऑल ओवर वर्ल्ड में जो समय चलता है, कहीं आगे कहीं पीछे, उसका सारा निर्धारण यहीं से होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है लगभग 24 घंटे। एक्यूरेट तो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। हम लगभग इसको 24 घंटे मानते हैं। यानी कहने का मतलब पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 15 डिग्री। पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। तो हर 15 डिग्री के पश्चात हम कह सकते हैं, हर 15 डिग्री के पश्चात टाइम जोन बदलता है। टाइम जोन क्या होता है? बदलता है। हर 15 डिग्री के पश्चात टाइम जोन यानी समय काल जो है वो बदलता रहता है। तो हमारा जो देश भारत स्थित है वो लगभग 30 डिग्री देशांतर में स्थित है, यानी 30 डिग्री देशांतर क्षेत्रफल में स्थित है। इस हिसाब से तो हमारे 2 टाइम जोन होने चाहिए थे, लेकिन हमारा टाइम जोन एक ही है। क्लियर है? उसके बाद 15 डिग्री के अंदर, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा लगता है। 15 डिग्री देशांतर में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा यानी 60 मिनट। ध्यान से देखना, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा यानी 60 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितना टाइम लगेगा? 60/15 यानी 4 मिनट। कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का। पृथ्वी के कुल टाइम जोन कितने हैं? पृथ्वी के कुल टाइम जोन है कितने हैं? 360 डिग्री उसका पूरा घूर्णन है। 15 डिग्री पे टाइम जोन बदलता है, तो कुल टाइम जोन, पृथ्वी के जो कुल टाइम जोन है वो 24 है। पृथ्वी के जो कुल टाइम जोन है वो कितने आपके? 24 है। उसके बाद ध्यान देना, जैसे ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, ये जीएमटी है यानी ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर। यहां से कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं, ध्यान से देखना। ये पूर्वी साइड है, पूर्व, और ये आपका पश्चिम साइड है। ये 0 डिग्री देशांतर है यानी ग्रीनविच रेखा है। मान लीजिए जीएमटी के इस टाइम 12 बज रहे हैं, 12 PM, दोपहर के कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। इधर हम 15 डिग्री चले या 30 डिग्री चले या 45 डिग्री चले या 60 डिग्री। अगर हम 15 डिग्री चलते हैं तो 1 घंटा जुड़ेगा।
हर 15 घंटे बाद हर 15 डिग्री बाद टाइम जोन बदलता है और 1 घंटे का चेंज आता है। 30 डिग्री पे 2 घंटे का चेंज आएगा, 45 पे 3 आएगा और 60 पे 4 आएगा। तो अगर जीएमटी पे 12 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे 1 बजेगा, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इसी हिसाब से इधर अगर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री अगर बात करें तो इधर टाइम जोन घटता है, इधर समय हमेशा घटता है, जबकि इधर जाने में समय बढ़ता है। तो इधर 12 बजे थे तो इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3, यानी यहाँ पे 11 बज जाएंगे, यहाँ पे 10 बजेंगे और यहाँ पे 9 बजेंगे। तो टाइम जोन इस हिसाब से चलता है। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर जीएमटी पे इस समय ये 0 डिग्री देशांतर या जीएमटी है, एक नाविक 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। एक नाविक 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था 2 बजे और फिर वो चला गया 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। फिर कहां चला गया? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो यहाँ पे उसका समय क्या होगा? समय क्या होगा? तो 30 डिग्री से 90 डिग्री जाने के लिए उसने कितना डिग्री तय किया? 60 डिग्री। और 1 घंटे में कितना जाता है? 15 डिग्री। तो 15 4 60, यानी 4 घंटे का फर्क आएगा और इसमें 4 जुड़ेगा, 2 और 4 6, यानी उस नाविक को यहाँ पे शाम के 6 बजे। अगर दोपहर के 2 बजे वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था तो शाम को 6 बजे 90 डिग्री पूरी देशांतर पे चला जाएगा। इसी हिसाब से ये आपकी ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, ये इधर पूर्व है, ये जीएमटी है। मान लीजिए जीएमटी पे इस टाइम 12 बज रहे हैं, जीएमटी पे इस टाइम दोपहर के क्या बज रहे हैं? 12। और हमारा देश जो भारत है वो कहां स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये कह रहा है कि जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और जीएमटी में इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो हमारे देश भारत में समय क्या होगा? तो हम कैसे निकालेंगे? देखो पहले 82 डिग्री की बात करते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट लगता है? ये 82 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो ये होगा 4 दूनी 8 है और 8 4 32, 328 मिनट है। प्लस आधा डिग्री और था, गुणा 4 यानी 2 मिनट, तो कुल मिला के 330 मिनट, 330 मिनट। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। और इधर समय बढ़ता है, पूर्व की साइड में जाने में समय बढ़ता है। तो यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो इधर शाम के 12 में 5 घंटे और 30 मिनट जोड़ेंगे तो 5:30 मिनट। तो यहाँ पे टाइम होगा 5:30 मिनट शाम का, क्योंकि इधर आने पे समय बढ़ता है और इधर आने पे समय घटता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जीएमटी पे इस वक्त मान लो दोपहर के 12 बजे हैं, जीएमटी पे इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं, तो न्यूयॉर्क शहर का टाइम क्या होगा? किसका टाइम है? न्यूयॉर्क शहर का टाइम क्या होगा? यदि न्यूयॉर्क शहर है 74 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है, कहां स्थित है? 74 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है। तो ध्यान से देखना, 74 डिग्री के लिए कितना कोण बन जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 7 4 28 और 1 29, 296 मिनट, 296 मिनट। 296 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 4 घंटे 56 मिनट, 4 घंटे 56 मिनट। और पश्चिम देशांतर पर स्थित है तो समय घटेगा, तो 12 में से 4 घंटे 56 मिनट घटाएंगे, 4 घंटे 56 मिनट। ये घटाएंगे कैसे? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर कुछ ऊपर 0 0 है तो इधर से 1 घंटा उधर ले जाएंगे, यानी एक हासिल का एक कैरी का लेके जाएंगे तो वो 60 में कन्वर्ट होगा, ना कि 100 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इधर घंटा था उधर मिनट में जाएगा तो 60 बनेगा। 60 में से 56 गया तो इधर आपका बचा 4 है और इधर 11, 11 में से 4 गए 7, यानी न्यूयॉर्क शहर का जो समय है वो सुबह का 7:04 है। न्यूयॉर्क शहर का टाइम सुबह का 7:04 यानी AM है। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड आपका एक लास्ट क्वेश्चन और है जो काफी अच्छा और कंफ्यूजन करने वाला और एग्जाम में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी 0 डिग्री
जो देशांतर या ग्रीनविच बोल रहे हो वो है इधर 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और ग्रीनविच से शुरू किया चलना और इसको घूमते हुए वापस 180 डिग्री पे चल के और वापस ग्रीनविच को क्रॉस कर जाता है, तो जब उसने चलना शुरू किया था तब यहाँ रविवार था, जब उसने यहाँ से चलना शुरू किया था तब क्या था, रविवार था। ध्यान रखना, इधर जाने पे हमेशा क्या रहता है, समय बढ़ता है, इधर जाने पे बढ़ता है और इधर घटता है। ये पूर्व साइड हो गई, ये पश्चिम हो गई, तो इधर से चलता हुआ इधर क्षेत्र में आ गया, यानी पश्चिम क्षेत्र में आ गया। पश्चिम क्षेत्र पे आने पे क्या होता है, घटता है। तो इधर रविवार था तो इधर इसको शनिवार मिलेगा, इधर इसको क्या मिलेगा, शनिवार मिलेगा ना। तो एक हम कह सकते हैं कि जब ये इधर से इधर चल के आया तो एक दिन कम हो गया, एक दिन क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि रविवार को चला था लेकिन यहाँ पहुंचा तो शनिवार ही मिला। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पूछता ऐसे है कि इस व्यक्ति को एक दिन का लाभ हुआ या हानि हुई, एक व्यक्ति को एक दिन का लाभ हुआ या फिर हानि हुई। तो शनिवार को यहाँ पहुंचा, वापस उसको एक रविवार और मिलेगा, रविवार पहले से मिल चुका, एक रविवार फिर मिलेगा, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को एक दिन का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर यही व्यक्ति इधर से चलते हुए इस साइड को जाए और इधर मान लो रविवार है तो इधर इसको क्या मिलेगा, सोमवार, तो यहाँ इसको एक दिन ज्यादा मिला, यानी एक दिन अगला मिला, यानी एक दिन इसका कम हो गया, तो इसको क्या हो गई, एक दिन की हानि हो गई। एक दिन मिला तो ज्यादा, रविवार था, आगे जाने पे सोमवार मिला, लेकिन रविवार इसको यहाँ था और यहाँ सोमवार मिल गया, तो एक दिन की इसको क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, इसी टाइप से अक्षांश और देशांतर में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटता है, अक्षांश और देशांतर में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसी के साथ ये अक्षांश और देशांतर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो टिप्स अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।